हेलो दोस्तों, सेंटर स्टडी में आपका बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम अपना सीटेट पेपर 1 का ईवीएस डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 20 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन में ये बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड रिलीज एयर पॉल्यूटेंट, यानी कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि में वायु में प्रदूषण फैलता है। यहाँ पर ये बोला गया है कि एयर पोल्यूशन किस में फैलता है। तो भूमि की भराई, कंपोस्ट, या कृमियों से खाद बनाना या भस्म करना, लैंडफिल, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, या इंसिनरेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो जैसे कि भस्म करना यानी कि इंसिनरेशन है, ऑप्शन नंबर 4। अभी जब भस्म करते हैं तो वहाँ से आग की वजह से वो जो एयर पॉल्यूटेंट होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो ये अभी दिल्ली में लगभग आने ही वाला है, क्योंकि जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ये आपको भस्म ही करते हैं, यानी कि इंसिनरेशन ही करके खेती को किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। इसमें बोला गया है, अ प्लेस विच हैज़ एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग फ्लड विल कॉज डैश ऑफ पीपल, रिसेटलमेंट, डिस्प्लेसमेंट, या रिपेटेरिएशन, या रिहेबिलेशन। तो दोस्तों वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा पुनर्वास, स्थानांतरण, देश प्रत्यावर्तन, या पुनर्स्थापन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 63। टेपियोका इज अनदर नेम फॉर, टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है कप्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। और कप्पा या इसी को बोलते हैं माराचीनी, और ये किस में बोलते हैं, ये बोलते हैं मलयालम के अंदर। इसको एक और नाम से जो जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं युक्का या केसावा, ये या केसावा। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे, युक्का केसावा या आपका माराचीनी। और ये कहाँ पे बोला जाता है, ये आपका, अच्छा ये टेपियोका है, ये कहाँ की मेजर क्रॉप है, ये है आपकी केरल की, ये केरल की मेजर क्रॉप कहलाती है, केरल की। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 64 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिश इज़ पॉपुलर इन हांगकॉन्ग, हांगकॉन्ग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। तो अब ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है लिंग हु फैन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और ये डिश जो है लिंग हु फैन, ये आपकी बनाई जाती है स्नैक के द्वारा, यानी कि स्नैक को मारकर उसको पकाया जाता है। और ये डिश इसीलिए फेमस है, इतनी स्नैक की डिश होती है ये। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। विच टाइप ऑफ बर्ड बीक इज यूज फॉर टीयर एंड ईट मीट, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कॉर्न शेप बीक, स्ट्रेट एंड थिन बीक, हुक्ड बीक, या लॉन्ग थिन निडल लाइक बीक। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि हुक्ड बीक। 66 में चलते हैं। अ टीचर हैज़ टू टीच ग्रेड 4 स्टूडेंट related to quick snack in her classroom, which dish will be prepared quickly।
एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनाने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो इसमें देखते ही लग रहा है एग एंड सैंडविच में भी टाइम लगेगा, कस्टर्ड में भी टाइम लगेगा, डोसे में भी बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन भेलपूरी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, स्नैक जो हो जाएंगे हमारे, जो जल्दी तैयार हो जाएंगे, वो आपका यही है, भेलपूरी। 67 में चलते हैं। द आर्ट ऑफ पाताचित्रा इस ट्रेडिशनल पेंटिंग या हैंडक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट? पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? तो दोस्तों ये आपकी उड़ीसा की है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि ये जो पट्टचित्र है ये आपकी उड़ीसा से रिलेटेड पेंटिंग है या हैंडक्राफ्ट है। अब 67 के बाद 68 में चलते हैं। ड्यूरिंग द पेंडेमिक डॉक्टर आर एडवाइज टू कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड, सेलेक्ट द ग्रुप रिच इन विटामिन सी। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में या भरपूर मात्रा में है। तो पहला ऑप्शन है ब्रोकोली, सोयाबीन या पीपर्स, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज या सोयाबीन, मिल्क, स्ट्रॉबेरीज या लेमन, या ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, लेमन। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा जिसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरीज और लेमन। 69 में चलते हैं। विच स्टेट हैज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन? किस राज्य में झूम की प्रथा सामान्य है? उड़ीसा, मिज़ोरम, बिहार, उत्तराखंड। तो दोस्तों जो झूम की खेती है वो नॉर्थ ईस्ट में की जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, मिज़ोरम। मिज़ोरम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और झूम को किस और नाम से जानते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो झूम को हम स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फायर फैलो कल्टीवेशन। फायर फैलो कल्टीवेशन। फायर फैलो कल्टीवेशन। तो दोस्तों ये भी आप याद रखेंगे कि झूम को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है और फायर फैलो कल्टीवेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। तो ये आपके दे रखे हैं। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, आप यहाँ पर साउथ इंडिया की बात की गई है। साउथ इंडिया में काफ़ी सारे राज्य आएंगे। तो आप देखते हैं ओनम जो है पहला, ये मनाया जाता है केरल में, और केरल भी आपका साउथ का ही पार्ट है। पोंगल, तो दोस्तों मैं इसको पहले आपको ऑप्शन बता दूं, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ओनम, पोंगल, उगाड़ी और विशु, ये इसका सही ऑप्शन है। पहली बात, ओनम जो है कहाँ मनाया जाता है? ओनम जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है केरल के अंदर। और ये कब मनाया जाता है? एंड ऑफ मॉनसून। पोंगल जो है, पोंगल ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु। और इसको मनाते क्यों हैं? यहाँ पर सूर्य को शुक्रिया कहते हैं या थैंक्स टू सन कहते हैं ये लोग। और उसके बाद ये जो उगादी है, इसको
किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी को मनाया जाता है आपके कर्नाटक में, कर्नाटक में। और ये स्प्रिंग की शुरुआत में मनाया जाता है, बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। और ये जो विशु है, विशु कहाँ मनाया जाता है? तो ये विशु मनाया जाता है आपके केरल में। और ये न्यू जो विशु है ये न्यू ईयर भी कहलाता है साउथ के अंदर। अच्छा, बाकी की भी बात कर लेते हैं हम, जो दो बचे हुए हैं। एक बचा हुआ है बिहू। बिहू मतलब ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी बात ज़रूर करेंगे। बिहू मनाया जाता है असम के अंदर, असम के अंदर मनाया जाता है बिहू। और ये स्प्रिंग की आमद में, यानी कि स्प्रिंग को आने में वेलकम के लिए मनाया जाता है बिहू। और लास्ट जो आपका ये बचा हुआ था लोहड़ी, तो लोहड़ी जो मनाया जाता है ये आपका मनाया जाता है पंजाब के अंदर। और पंजाब में ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जनवरी में। तो ये पंजाब के अंदर मनाया जाता है आपका, और जनवरी में ये मनाया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप सारे याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है वर्ली ट्राइब इज़ वेल नोन फॉर वर्ली आर्ट विच इज़ मेड बाय यूजिंग ग्रास एंड स्टोन, बैम्बू स्टिक एंड स्टोन, काउडंग एंड अर्थ, या अर्थ एंड स्टोन। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है काउडंग एंड अर्थ, यानी कि गाय के गोबर और मिट्टी से ये बनती है। अच्छा, वर्ली जो पाए जाते हैं ये आपके वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं, वर्ली जो जनजाति है, ट्राइब जो है। और ये आजकल जो है महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर, या आप ये कह सकते हो थाने डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पर ये आजकल पाए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस? भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? ये ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कर्क रेखा जो है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, किन किन राज्यों से गुजरती है, उसके बाद हम ऑप्शन में आ जाएंगे। तो टोटल जो 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से ये कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। पहला राज्य है आपका गुजरात, पहला राज्य है आपका गुजरात। अगला राज्य है राजस्थान, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। उसके बाद अगला राज्य है मध्य प्रदेश, एमपी। फिर अगला राज्य है छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद है झारखंड, झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल से भी कर्क रेखा गुजरती है, वेस्ट बंगाल शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और उसके बाद त्रिपुरा, और लास्ट में है आपका मिजोरम, लास्ट में है आपका मिजोरम। इन राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो ये टोटल 8 राज्य हो गए। अब देख लेते हैं ऑप्शन में, आपका पहले ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, जबकि उत्तर प्रदेश तो किसी भी ऑप्शन में था ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। 8 राज्यों में कोई भी उत्तर प्रदेश नहीं था। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ भी था, गुजरात भी है और झारखंड भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका, अब देखो हम थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश किसी में नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। और आपका जो आंध्र प्रदेश है ये भी किसी राज्य में ये भी नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सिर्फ सेकंड ही ठीक है। छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड 3 राज्य दिए हैं और तीनों से ही कर्क रेखा है
या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अब 8 के 8 राज्य आप याद रखेंगे कि किस किस राज्यों से ये गुजरती है। चलिए 73 में चलते हैं। अजय इज इन भोपाल एंड ही वॉन्ट टू अटेंड कॉन्फ्रेंस इन गैंगटोंग एंड पुडुचेरी। व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ गैंगटोंग एंड पुडुचेरी फ्रॉम वेयर अजय इज़। अजय भोपाल में है और उसे गैंगटोंग और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गैंगटोंग और पुडुचेरी की क्या स्थिति है। तो दोस्तों जो गैंगटोक से है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट और जो पुडुचेरी से है वो आपका साउथ ईस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। उस पक्षी का नाम क्या है। तो उस पक्षी का नाम है लिटिल स्टिंट, ऑप्शन नंबर 4। 75 रोनी प्लान टू ट्रेवल फ्रॉम इटली टू इंडिया। हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम टू ब्रिंग द स्पेशल इटालियन चीज़। व्हाट टेक्निक वुड बी द बेस्ट वे टू प्रिजर्व द चीज़ टू एंड ब्रिंग इट इंडिया। रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ या पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है। कैनिंग, जिसे हम डिब्बा बंद कहेंगे, डिहाइड्रेटिंग, सॉल्टिंग या वैक्यूम पैकिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हम वैक्यूम पैकिंग का उपयोग करेंगे, यानी कि निर्वात पैकिंग का, क्योंकि वहाँ पर ताकि वैक्यूम उसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस हाउ विल एन EVS टीचर टीच विजुअली चैलेंज स्टूडेंट। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में EVS शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण करेगी। आवाज़ में संदेश साझा करके, ढेर सारी और मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठी के द्वारा व्याख्या या ठोस अनुभवों का उपयोग करना। अब कौन सा ऑप्शन इसमें सही है हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन देखो, यूज़ लॉट्स ऑफ ओरल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि विजुअली चैलेंज है बच्चे, यानी कि विजुअली चैलेंज का मतलब क्या होता है, दृष्टिबाधित। अब यहाँ पर ये कह रखा है क्वेश्चन में कि हाउ विल एन EVS टीचर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट बाय शेयरिंग हिज वॉइस मैसेज। बिल्कुल देख सकते हैं, देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। यूजिंग लॉट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, बिल्कुल बातचीत से ज़्यादा कम्युनिकेशन करना, बिल्कुल ठीक है। या बाय पेयरिंग एक्सप्लेनेशन, बच्चे भी समझा सकते हैं ओरल के थ्रू, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यूज़ ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंस, कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब कोई चीज़ दिखा कर करना, तो ये ठीक, ये गलत हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, A, B एंड C, तीनों ही हम कर सकते हैं, चौथा हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें देखने वाली कोई चीज़ है। चलते हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ, और इसमें ये बोला गया है फॉर कैटरिंग टू द एजुकेशनल नीड ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन अ टीचर कैन मॉडिफाई हर ऑनलाइन टीचिंग बाय। श्रवण बाधित बच्चों को शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरित करना चाहिए। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके उप शिक्षकों तथा साथ साथ अनुशिक्षकों को अपने वीडियो और PPT से जोड़ना या अधिक दृश्यों का उपयोग करना। दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा की बात की गई है, यानी कि ऑफलाइन की तो बात की ही नहीं गई। तो ऑफलाइन कक्षा की तो बिल्कुल ये तो गलत ही हो जाएगी स्टेटमेंट, जो आपकी स्टेटमेंट नंबर B है। अब ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक का सहायता ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पहला स्टेटमेंट ठीक है। C जो है उप शिक्षकों के साथ साथ अनुशिक्षकों के साथ वीडियो और PPT को जोड़ना, ये भी ठीक है। और आपका अधिक दृश्यों का उपयोग करना, ये भी ठीक है। जो लोग
सुन नहीं सकते या जो बच्चे सुन नहीं सकते, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम देखने वाली चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ACD ठीक हो जाएगा और ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर A, C and D आर ट्रू, लेकिन ये किसी ऑप्शन में है ही नहीं दोस्तों। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में एरर है, क्योंकि इसमें सिर्फ A, C and D ठीक है, A, C and D। बाकी जो आपका बी है, बी में एक आता है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके। अब ऑफलाइन ऑनलाइन कक्षा में ऑफलाइन का प्रबंध क्यों करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो ऑफलाइन कक्ष सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा, उन बच्चों में सेग्रीगेशन आ जाएगा, अलग अलग महसूस करेंगे बच्चे कि हमारे लिए सिर्फ ऑनलाइन से ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सही ऑप्शन होगा वो A, C and D होगा। तो इस क्वेश्चन को CBSE ने जब अपनी आंसर की जोड़ी तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क किया, यानी कि इस क्वेश्चन में एरर बताया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। इन ऑर्डर फॉर प्री सर्विस टीचर टू नो हिज हर वैल्यूज़ पर्सनली इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड दे विल यूज़। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्ति हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। ये आपके 4 ऑप्शन हैं: फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल, समेटिव असेसमेंट टूल, सेल्फ असेसमेंट टूल, या लास्ट ऑप्शन है आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टूल। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 3rd है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट टूल। क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं। एन EVS टीचर हैज़ डिसाइडेड टू गिव अ होम एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी। एक EVS अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने के लिए निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? प्रिपेयरिंग चार्ट विद डायग्राम, प्लांटिंग सीड इज इन पॉट, या ऑब्जर्वेशन ऑफ जर्मिनेटिंग स्प्राउट फ्रॉम मूंग, या वॉचिंग वीडियो क्लिप्स। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3rd है, ऑब्जर्वेशन ऑफ जर्मिनेटिंग स्प्राउट फ्रॉम मूंग। ऑप्शन नंबर 3rd यही इसका बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? जर्मिनेशन इज प्लांट ग्रोथ फ्रॉम सीड। जो जर्मिनेशन होता है वो प्लांट ग्रो करता है सीड से, और ये हम मूंग में देख सकते हैं इजीली। मूंग से अंकुर को निकालने के लिए अंकुर निकलते हुए देखना, ऑप्शन नंबर 3rd इसका सही हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 80 में एन EVS टीचर आस्क्ड हर 3rd grade स्टूडेंट टू पुट फूड फीडर ऑन देयर टेरेस और ओपन एरिया। शी देन आस्क्ड देम टू प्रिपेयर अ डाटा शीट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स दैट विजिट देयर फीडिंग स्पॉट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू। एक EVS अध्यापिका ने अपने कक्षा के 3 छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े या की शीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? यानी कि कुछ खाना ऊपर रख दिया, और जो पक्षी जो बर्ड होते हैं या जो भी आपके उड़ने वाले बर्ड होंगे वो कौन कौन से वो खाने के लिए आएंगे ये बोला गया, या कौन सी उसकी शीट बनाने के लिए कहा, या उसको रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया। अब बच्चों में क्या इंगेज करना चाहते हैं? इंगेजिंग स्टूडेंट एट होम नहीं, ये चीज़ तो सही नहीं लग रही इसमें। सेंसिटाइज द स्टूडेंट अबाउट बर्ड विच आर एक्सटिंक्ट, ये जानना है कि कौन से बर्ड जो है ख़त्म होने के कगार पर है, नहीं ये भी सही नहीं लग रहा। डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल रिगार्डिंग द स्पीशीज़
ऑफ बर्ड एंड देयर फीडिंग हैबिट, या लास्ट इनकलकेट द कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर। नहीं दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो यही है, थर्ड वाला, डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ऑब्जर्व क्या किया बच्चे ने, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करना, और कौन सा चीज़ की मतलब कौन सा बर्ड क्या फीडिंग कर रहा है, क्या खाना खाता है, वो उनकी हैबिट को देखना। तो यही इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स में काउंट हो जाएगा। तो यही इसका सही ऑप्शन है। 81 में, a teacher in the class discussed the festival of our country irrespective of different culture. Some festival are common and celebrated all over the country. Which concept is he or she trying to deal in the class? एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा या कर रही है? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। द वैल्यू ऑफ फेस्टिवल इन आवर लाइफ, ये तो बिल्कुल सही है कि वैल्यू ऑफ फेस्टिवल इन आवर लाइफ। यूनिटी इन डाइवर्स कल्चर, बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ कॉमन क्वेश्चन में बताया गया है कि कॉमन फेस्टिवल जो है सभी मनाते हैं। फेस्टिवल डू नॉट हैव कल्चर और रिलीजन बैरियर, ये भी ठीक है, यानी कि कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो सभी मनाते हैं, इसका मतलब जो रिलीजन है वो फेस्टिवल में बैरियर नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है फेस्टिवल गिव अस पीस एंड प्लेजर, बिल्कुल ठीक है ये भी, जो फेस्टिवल की वजह से हम पीस लेते हैं और प्लेजर लेते हैं, यानी कि खुशी वगैरह। तो चारों ही ऑप्शन ठीक है और चारों ही ऑप्शन पहले ऑप्शन में मिल पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसलिए इसका सही हो जाएगा। 82 में चलते हैं अब। अ टीचर इन अ रूरल स्कूल इज टीचिंग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर हर विल बी टू। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे। बेस्ट स्ट्रेटेजी पूछिए। पहला ऑप्शन है यूज सेल्फ प्रिपेयर्ड चार्ट विथ इमेज वेरियस प्रिजर्वेशन टेक्निक। अब चार्ट से बच्चों में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो ये तो मतलब बच्चे ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाएंगे चीज़ों से। डिस्प्ले द सैंपल ऑफ फूड आइटम दैट आर प्रिजर्व, डिस्प्ले कर देना, सिर्फ दिखा देना, ये भी इतना बच्चों में ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी है लेकिन बेस्ट नहीं है। शो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और शॉर्ट क्लिप वीडियो, ये भी बेस्ट नहीं है। लास्ट ऑप्शन है अरेंज अ फील्ड ट्रिप इन नेबरहुड टू ऑब्जर्व प्रिजर्वेशन टेक्निक प्रैक्टिस एट होम। ये दोस्तों ये बिल्कुल सही है, यानी कि एक फील्ड ट्रिप करना और जो पड़ोस के घर में उनको लेके जाना और वो क्या प्रैक्टिस वो कर रहे हैं खाने को बचाने के लिए, वो बच्चों तक पहुंचाना, यानी कि तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बच्चे खुद जाकर स्किल्स वहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी स्किल्स वो यूज़ कर रहे हैं अपना खाना बचाने के लिए, या क्या यूज़ कर रहे हैं। कोई रेफ्रिजरेटर में रख रहा है, कोई उसको खाने को बंद करके रख रहा है, कोई बार बार गर्म करके कर रहा है। तो ये वो बच्चे देखेंगे जिससे उनको ये टेक्निक या ये प्रिजर्वेशन टेक्निक अच्छे से समझ आएगी। तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही है जिसमें बच्चे ज़्यादा इंगेज हो पाए। 83 में चलते हैं। एन EVS टीचर इज टीचिंग अबाउट वैल्यू ऑफ फ्लावर ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक, शी कैन यूज रिसोर्स फॉर टीचिंग। एक EVS की शिक्षिका NCERT के पार्ट 2 फुलवारी पढ़ा रही है, शिक्षण के लिए निम्न में से किस संसाधन का उपयोग कर सकती है? अब टीचिंग रिसोर्स के तौर पे, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पे मैप ऑफ इंडिया, मधुबनी पेंटिंग, डिफरेंट लोकल फ्लावर या वर्कशीट। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन आपका चारों ही यूज़ कर सकती है। वो मैप ऑफ इंडिया का मैप भी यूज़ कर सकती है, मधुबनी पेंटिंग भी यूज़ कर सकती है, डिफरेंट लोकल फ्लावर भी यूज़ कर सकती है और वर्कशीट भी यूज़ कर सकती है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। 84 में चलते हैं अब।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी एन इफेक्टिव वे टू sensitize the student of 4th grade regarding poaching during a class? कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? तो डिबेट, शोइंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग, पोस्टर प्रेजेंटेशन या स्लोगन राइटिंग। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क करूँगा, क्योंकि फिर भी मैं अपने अकॉर्डिंग इसका जो आंसर लगाऊंगा वो ऑप्शन नंबर 2 लगाऊंगा। आप इसका आंसर बाद में चेक कर सकते हैं। 84 के बाद 85 में चलते हैं। इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट ऑफ EVS द इशू ऑफ स्टीरियोटाइप इन ऑक्यूपेशन इज। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है सोशल मीडिया, स्ट्रीट प्लेज, न्यूज़पेपर या रेडियो। तो दोस्तों जो नुक्कड़ नाटक जो होता है जिसे हम स्ट्रीट प्लेस कहते हैं, वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि स्टीरियोटाइप जो होता है ऑक्यूपेशन के अंदर, जो व्यवसाय के अंदर स्टीरियोटाइप होता है कि ये आदमी है, ये औरत है, ये कर सकता है, ये काम नहीं कर सकती है, तो उसमें हम स्ट्रीट प्ले के थ्रू उसको हम दिखा सकते हैं। अब 85 के बाद 86 में चलते हैं। टू अचीव गोल ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्य चर्चा आधारित होनी चाहिए। ये 4 ऑप्शन में देखने हैं कि हमें कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है। लर्निंग द इन्वायरमेंट, लर्निंग द इन्वायरमेंट, लर्निंग द इन्वायरमेंट। दोस्तों यहाँ पर लर्निंग के बाद गैप है और फिर इन्वायरमेंट है, तो लर्निंग विद इन्वायरमेंट या लर्निंग इन इन्वायरमेंट या लर्निंग फॉर इन्वायरमेंट। अगर पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला विद हो सकता है, फॉर भी हो सकता है, लेकिन बाय नहीं हो सकता, लर्निंग बाय इन्वायरमेंट। तो बाय की वजह से ये तो ख़त्म हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा जो है, थर्ड जो है, लर्निंग इन इन्वायरमेंट, लर्निंग फॉर इन्वायरमेंट, लर्निंग विद इन्वायरमेंट। तो लर्निंग फॉर इन्वायरमेंट नहीं होगा, फॉर तो होगा, लेकिन ये जो आपका इन है या विद है ये नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और बाय तो चौथे में भी आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका एक ही बचा, लर्निंग अबाउट इन्वायरमेंट, लर्निंग थ्रू इन्वायरमेंट और लर्निंग फॉर इन्वायरमेंट। तो ये आएगा आपका अबाउट, थ्रू और फॉर। 86 के बाद के बारे में, लर्निंग के बारे में, लर्निंग के माध्यम से, लर्निंग पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम। तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 87 में चलते हैं। अ टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू फाइंड आउट रोज प्लांट इन द स्कूल गार्डन। सम स्टूडेंट नोटिस दैट ऑल फ्लावर हैव नॉट ब्लूम्ड। ही इंस्ट्रक्टेड them to observe daily to find out the day they will take to bloom. Here the teacher trying to develop which of the following skill. अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है, यानी कि फूल आते हैं। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाहता है? अब क्या करना चाहता है वो? स्किल्स ऑफ टेकिंग रिगार्डिंग रीडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, या क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट, या वंडर एट ब्यूटी ऑफ नेचर, या एन्जॉयमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो स्किल्स डेवलप करना चाहता है रीडिंग की, यानी कि वो डेली बेसिस पे चेक करेंगे कि आज नहीं हुआ है तो 8 दिन में फ्लावर आ गया, 10 दिन में आ गया, तो एक तरीके की रीडिंग स्किल्स डेवलप हुई। और क्यूरियोसिटी भी उन बच्चों के बीच में डेवलप हुई कि कब
फ्लावर आएगा, कब कितने दिन में आएगा, कब बड़ा होगा। वंडरिंग ब्यूटी ये तो सब बच्चे जानते ही हैं, ये डेवलप नहीं करना है और इन्जॉयमेंट भी नहीं है। तो ए और बी इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। 87 के बाद क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं आप। एट ट्रैफिक पोस्ट और एट लेवल क्रॉसिंग सम पीपल डो नॉट स्विच ऑफ इंजन of their vehicle even while waiting. An EVS teacher discussed this issue in class. What did she want to convey to student? ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वे छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें ये बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन वो इसमें ठीक होगा। एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में बता सकती है। जुडिशियस यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये भी ठीक है। और आपका मिस यूज़ ऑफ नेचर रिसोर्सेज बिल्कुल मिस यूज़ हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। और गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग स्टेप टू प्रिवेंट दिस बिल्कुल ठीक, क्योंकि वहाँ पर वो कंटिन्यू चला रहे हैं, वेटिंग करने के बाद भी अपना इंजन बंद नहीं कर रहे हैं, इस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जिससे वो इस तरफ ध्यान दिलाना चाहती है कि बच्चे इस पॉइंट को भी सोचे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा, 4वीं पॉइंट ठीक है। 88 के बाद हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, 89 में। अ टीचर इज टेकिंग टू चिल्ड्रन अबाउट वेज इन विच देयर हाउस आर डेकोरेटेड ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड दे मस्ट यूज लोकली यूज मटेरियल ड्यूरिंग सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। द पर्पज ऑफ दिस डिस्कशन इज या आर। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है, यानी कि लोकल कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। टू इन्हांस द स्टूडेंट क्रिएटिविटी बिल्कुल ठीक, ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप हो। टू यूज़ लोकल आइटम टू प्रिजर्व आवर आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल ठीक है, अपने आर्ट को अपने कल्चर को बचाने के लिए भी हम लोकल चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। टू गिव सपोर्ट टू लोकल वेंडर, ताकि जो लोकल लोग होते हैं जो वो सामान बनाते हैं उनसे उनको भी सपोर्ट मिले, उनको भी आमदनी हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू शेयर दैट लोकल आइटम आर चीपर, और ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो लोकल आइटम होते हैं वो कंपैरिजन टू जो चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा, चारों ही ठीक है। दोस्तों इस वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन कलेक्ट द क्वालिटेटिव डाटा फॉर द असेसमेंट ऑफ EVS स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दृश्यांत अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक या क्रम निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पेपर पेंसिल टेस्ट, वर्कशीट या रेटिंग स्केल। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जिसे हम कहेंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ये टीचरों द्वारा किया गया ऐसा रिकॉर्ड है जो बच्चों को ऑब्जर्व करके किया जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? जो ये ऐसा रिकॉर्ड होता है जो बच्चों को ऑब्जर्व करके किया जाता है। इसमें बच्चों का बिहेवियर, उसकी मैथमेटिकल, सोशल स्टडीज़, साइंस और सोशल साइंस और इमोशनल डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की रिकॉर्ड किया जाता है। अब बच्चों में ये चीज़ें डेवलप की जाती है। फिज़िकल डेवलपमेंट हो सकता है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है, उनका साइंस के प्रति रुझान कैसा है, मैथमेटिकल उनकी एबिलिटी कैसी है, बिहेवियर उनका कैसा है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ों का जिक्र किया जाता है और इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन जो कि 20 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन पेपर 1 में पूछे गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और इस तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।